आज पेन अलग है क्या? सेम डेली वाला ही है क्या? राम राम भैया, राम राम सबको। हाँ, देखो कल अपन ने पर्यावरण स्टार्ट किया था। पर्यावरण में मैंने आप लोगों को बताया था, पर्यावरण का जो वर्ड लिया जाता है एनवायरमेंट में से एनवायरन वर्ड, जो कि आवृत जिसका अर्थ होता है फ्रेंच भाषा का वर्ड है। पर्यावरण परि प्लस आवरण, यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी आवरण है वो क्या कहलाता है? क्या क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? एबेसेदे वाले? एबेसेदे वाले? ठीक। अरे बेटा, क्वेश्चनों का टेंशन मत करो, जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट होगा अपन कम से कम 100-150 क्वेश्चनों का एक लेक्चर ले लेंगे। ठीक है ना? तो आप टेंशन मत करो, कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं जैसे भी क्वेश्चन आएंगे बीच बीच में बताता भी रहूंगा, और बाकी लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। ठीक है ना? अभी अपन ने जो कल देखा था वो मैं आप लोगों को 2 मिनट में रिवाइज करवा रहा हूँ, शांत रहे एक बार सब लोग। पर्यावरण की अपन ने कल चर्चा कर रहे थे। पर्यावरण में मैंने आपको बताया था पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंदर तो आपके वनस्पति, जीव जंतु वगैरह, आदमी वगैरह सारे के सारे आ जाते हैं। अजैविक घटकों के अंदर जैविक प्रकाश, वर्षा, तापमान, ऊंचाई, अक्षांश, देशांतर, सारी चीजें किसमें आती है? चट्टान, मृदा वगैरह, जल वगैरह, वायु, हवा, गैस, जो कुछ भी है वो किसमें आता है? आपका अजैविक कारकों के अंदर आता है। यही बात करी थी। इसके बाद अपन ने बात करी थी जैव मंडल की। जैव मंडल क्या होता है? जहां पे भी आपका जीवन संभव हो, यानी कि जीने के लिए ऐसे जगह जो कि अनुकूल हो आप लोगों के जीवन के लिए। वो आप ही के जीवन के लिए जरूरी नहीं है, किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे के जीवन के लिए अनुकूल होना आवश्यक है। ठीक है? जैव मंडल कैसा होता है? जैव मंडल के अंदर आकर के 3 पार्ट आकर के मिलते हैं, यानी कि स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो जलमंडल के अंदर भी जैव मंडल हो सकता है, स्थल मंडल के अंदर भी जैव मंडल हो सकता है, और वायुमंडल के अंदर भी जैव मंडल हो सकता है। मतलब इन तीनों को मिलाकर के क्या बनता है? एक प्रकार से जैव मंडल बनता है। स्थल मंडल में अपन किस किस चीज को लेकर के चलते हैं? यानी कि पृथ्वी का जितना भी संपूर्ण भूभाग है उसका लगभग 29% जो आता है वो किस में आता है? स्थल मंडल के अंदर आता है। इसी के अंदर चट्टान आती है, मृदा आती है, पहाड़, पठार, मैदान, जो कुछ भी आता है सारा का सारा किस में जाता है? आपका स्थल मंडल के अंदर आता है। स्थल मंडल में मैंने आपको चट्टानों के बारे में बताया था। चट्टानें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान लावा से निकल के बनती है। जो अपसादी चट्टान होती है एक परत के ऊपर दूसरी परत आकर के जमने की वजह से होती है, और इन दोनों के बहुत ज्यादा टेम्परेचर दबाव की वजह से अगर इनका रूप परिवर्तित हो जाता है तो वो कायांतरित चट्टान कहलाती है। इसके बाद अपन ने बात करी थी जलमंडल की। जलमंडल में मैंने आप लोगों को पूरा बताया था 97% और 3% करके लवणीय और मृदु जल वाला। 3% को फिर से 100% में डिवाइड करके मैंने आपको बताया था। 68.7% तो किसमें आता है? आपका ग्लेशियर्स के अंदर आता है। 30.1% किसके अंदर आता है? आपका भूमि के अंदर आता है। बाकी का 0.3% किसके अंदर आता है? धरातलीय जल आता है, और 0.9% अन्य फॉर्म के अंदर आता है। ठीक है? ये सारी बातें अपन ने करी थी जलमंडल के अंदर। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था क्या? वायुमंडल। वायुमंडल में अपन चर्चा कर रहे थे। वायुमंडल का मैंने पहले तो आपको वायु का जो संगठन है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सी वायु के अंदर गैसें मिलती है। जैसे कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मिलती है? नाइट्रोजन 78.03, उसके बाद में ऑक्सीजन 20.99, उसके बाद में ऑर्गन 0.94%, उसके बाद में CO2 0.03%, उसके बाद में हाइड्रोजन 0.01। ठीक है? हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद में ओजोन, और कुछ मात्रा में अक्रिय गैसें जैसे कि जिनोन, नियोन वगैरह भी, ये भी अपन को वातावरण में देखने को मिलती है। क्लियर है? ये बातें अपन कर चुके थे। इसके बाद में अपन बात कर रहे थे वायुमंडल की परतों के बारे में। तो वायुमंडल की परतों को अपन को लिखवाना भी था आज, है ना? वायुमंडल की परतें, इसके अंदर मैंने उनकी जानकारी नहीं लिखवाई थी आप लोगों को। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये वायुमंडल, जैसे आपकी ये धरती है, ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ जो लेयर मिलती है आपको, एक लेयर मिली, उसके बाद में ये दूसरी लेयर मिली, दो के बाद में ये तीसरी लेयर मिली। ठीक है? 1 2 3 और ये 4। ठीक है? ये 4 लेयर आपको मिलती है। उसके बाद वाला पूरा पूरा एक 5वीं लेयर के रूप में आ जाता है। सबसे पहले कौन सी आती है? आपकी क्षोभ मंडल आती है। कौन सी आती है? क्षोभ मंडल। इसकी हाइट के बारे में मैंने आपको बताया था, 0 से लेकर के 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल। समताप मंडल के बारे में आपको बता दिया है, कितना? 18 से 50 किलोमीटर। समताप मंडल के बाद में
मध्यमंडल, मध्यमंडल कितना है 50 से 80 किलोमीटर। इसके बाद में आयन मंडल 80 से 640, और इसके बाद में बहिर्मंडल, इसके कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना, 640 से ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, ये बातें हो चुकी थी कल। इसमें अपन को सबसे पहले देखना है आज क्षोभ मंडल के बारे में। सबसे पहला था आपका क्षोभ मंडल। देखो मैंने समझा कल आपको दिया ही था, साथ के साथ लिखते हुए चलो। क्षोभ मंडल के अंदर जो जानकारी थी वो नहीं लिखवाई थी, ठीक है ना। क्षोभ मंडल के बारे में मैंने आपको बताया था सर्वाधिक घनत्व वाला है। कैसा है, सर्वाधिक घनत्व। क्षोभ मंडल का घनत्व क्या है, सर्वाधिक है। क्यों है, क्योंकि इसी के अंदर 90% गैसें पाई जाती है। 90% गैस क्या होती है, इसी में उपस्थित होती है। इसी को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। इसकी जो हाइट है 0 से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक है। और अगर बात करी जाए इसकी जो हाइट है गर्मियों में, गर्मियों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, गर्मियों में ऊंचाई बढ़ जाती है, गर्मियों में ऊंचाई बढ़ जाती है। अगर आपसे पूछ ले भूमध्य रेखा पर कितना है इसकी, भूमध्य रेखा पर ऊंचाई 18 किलोमीटर, और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, ध्रुवों पर कितनी है 8 किलोमीटर है। इसी के अलावा मौसम संबंधी, मौसम संबंधी सभी घटनाएं, सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है, घटित होती है। ठीक है, मामूली सी बढ़ती है बेटा, ज्यादा नहीं बढ़ती है, कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, सिर्फ यही याद रखो आपको। हाँ हाँ आराम से ही, ये मैंने कल बता दिया, लिखने का काम है, ठीक है ना। हाँ तो मैं आगे नहीं बढ़ा रहा, मैं इसी में लिख रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ भैया, इसमें जगह नहीं बची इसलिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे कि बादलों का बनना, बिजली का चमकना, बिजली का चमकना, वर्षा होना, ये सभी के सभी किसके अंदर आते हैं, क्षोभ मंडल के अंदर आते हैं। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में अगर आपसे पूछ ले ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। तो इंग्लिश का नाम भी आप लोगों को याद रखना है, क्षोभ मंडल का नाम क्या है, ट्रोपोस्फियर। दो ही याद रख लोगे तो काम चल जाएगा, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर तो ये हो गया आपका क्षोभ मंडल, और स्ट्रेटोस्फियर क्या हो गया, समताप मंडल। याद रहेगा ना, बाकी तो सब एक जैसे नाम है। मध्य मंडल को मेजोस्फियर, आयन मंडल को आयनोस्फियर, बहिर्मंडल को एक्सोस्फियर। भूमध्य रेखा पे ऊंचाई है ये 18 किलोमीटर ऊंचाई रहती है। कल समझाया था ना, कल आए थे क्या आप लोग, आया था, कल नहीं बताया था क्या। मैंने आपको बताया था कि ये देखो, जैसे कि ये आपकी पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी पे ये क्या है आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है। भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा बोल दो, चाहे 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोल दो, चाहे विषुवत रेखा बोल दो, चाहे इक्वेटर बोल दो, सारे इसी के नाम है। जो सूर्य होता है यहाँ पे रहती है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पे कर्क रेखा, नीचे की तरफ होती है मकर रेखा। ये कौन सी है, कर्क रेखा, ये कौन सी है, मकर रेखा। दोनों कितने डिग्री पे होती है, 23.5 डिग्री अक्षांश पे होती है। अक्षांशों का मतलब क्या होता है, समझ में आता है, आता है क्या, मैं समझा देता हूं। जैसे कि ये आपका मिडिल पॉइंट है, ठीक है, पृथ्वी का ये क्या है, मिडिल पॉइंट है। और अपन बचपन में आप लोगों ने चंदा देखा, चंदे से अपन कोण बनाया करते थे, बनाते थे ना, तो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके यहाँ पे 90 डिग्री आया करता था, आता था। तो यहाँ पे जैसे कि 1 डिग्री आया तो 1 डिग्री यहाँ पे आएगा, 1 डिग्री यहाँ पे भी आता है, ऐसे अगर इधर की तरफ से बनाओगे तो, ठीक है।
अगर उस 1 डिग्री वाले दोनों पॉइंटों को इस रेखा के समानांतर अगर मिला देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, 1 डिग्री अक्षांश रेखा। ऐसे 2 डिग्री 3 डिग्री और ऐसे लास्ट में यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे ऐसे बनेगी सी के ऊपर 90 डिग्री वाली। तो ठीक है, एक पॉइंट ही आएगा सिर्फ 90 डिग्री के लिए। तो इसको बोलते हैं ऊपर वालों को तो ध्रुव, इनको क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये उत्तरी ऊपर की तरफ है इसलिए उत्तरी ध्रुव है, ये नीचे की तरफ है इसलिए दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। इसमें ऐसे बहुत सारी ये अक्षांश रेखाएं होती है। इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री वाली को कर्क रेखा, ऊपर वाली को। जो उत्तरी गोलार्ध, ये 2 गोलार्ध हो गए, ये उत्तर का ये दक्षिण का। ऊपर वाले को बोलते हैं अपन 23.5 डिग्री को कर्क रेखा। ऐसे नीचे वाली को अपन बोलते हैं मकर रेखा। जो सूर्य चमकता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में चमकता है। मतलब कुछ कुछ ऐसी स्थिति रहती है कि सूर्य यहाँ पे अगर स्थिर है, ठीक है, तो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है अपने मतलब अपने ध्रुव पे भी घूमती है और पूरे के पूरे इसके भी घूमती है। तो जो घूमने का जो क्रम रहता है इसका वो इस प्रकार का रहता है कि जो सूर्य का प्रकाश है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही मैक्सिमम रहता है। ठीक है, मतलब सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती है वो कहाँ पे पड़ती है, सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पे पड़ती है। ठीक है, यानी कि विषुवत रेखा पे पड़ती है। तो गर्मी भी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, भूमध्य रेखा पे होगी। यहाँ तक सूर्य की किरणें बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है, इसलिए यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। दोनों ध्रुवों पे क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। तो बर्फ जमी रहती है यानी कि वातावरण कैसा है, ठंडा है। ठंडा होने की वजह से गैसें क्या जाती है, नीचे आ जाती है। तो इसलिए हाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है यानी कि आपकी जो गैस है वो ऊपर हवा में उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो हाइट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है। हैं? ताप, जो ताप ऊंचाई के साथ में बढ़ने पे घटता है, हमेशा घटता है। ठीक है, लेकिन समताप मंडल में अपेक्षाकृत कम घटता है, लगभग समान बना रहता है। ठीक है, ये उतार लिया क्या सब लोगों ने? हाँ, तो उतार लो एक बार। ठीक है, ये वाली जो रेखाएं होती है इनको तो अपन बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो ये वाली होती है इनको बोलते हैं अपन देशांतर रेखाएं। ठीक है, क्या हो गया? हाँ हाँ, रुक रहा हूं भैया, आगे किया है बस। आप लोगों ने कभी भी देखा होगा किसी भी क्षेत्र का आपको अगर पूछा जाए कि भाई ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो उसके अंदर अपन देखते हैं ना, इतने डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के इतने डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और इतने डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के इतने डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। वो समझ में आता है कंसेप्ट क्या होता है? वो मैं समझा देता हूं। देखो इधर देखो, इधर देखो, ये आपकी पूरी पृथ्वी है। ये आपकी कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है? इधर सुनो, किसी लोगों के समझ में नहीं आया आज तक ये उत्तरी देशांतर अक्षांश पक्षांश क्या है, तो समझ लो। ये ऊपर वाला जो गोला है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ये वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। ठीक है, अब अपन को अगर थोड़ा सा आपको आइडिया हो तो आप सभी को पता होगा भारत जो देश है वो इन चारों में से 1 2 3 और 4 चार हिस्से हो रहे हैं ना, इनमें से कौन से हिस्से के अंदर स्थित है, 1 नंबर में स्थित है। ठीक है, यानी कि 1 नंबर में स्थित है, यानी कि कौन से अक्षांश में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और देशांतर ऐसे होंगे, तो ये वाला देशांतर तो पश्चिमी देशांतर है, ये वाला कौन सा है, पूर्वी देशांतर है। यानी कि ये तो क्या है, पूर्वी, और ये क्या है, पश्चिमी। तो इसलिए अपन जब भी बात करते हैं तो उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं और पूर्वी देशांतर की बात करते हैं। जैसे मान लो ये आपका ये जो मैंने गोला बनाया ये भारत का नक्शा है, ठीक है, यानी कि ये भारत है समझ लो। तो अपन उसकी स्थिति को कैसे बताते हैं, उसकी स्थिति को बताने के लिए जैसे कि इसका लास्ट पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट यही है, तो इस जगह पे कौन सी अक्षांश रेखा गुजर रही है, ठीक है, इस जगह पे कौन सी अक्षांश रेखा गुजर रही है उस हिसाब से चलेंगे। और ऊपर तक यहां तक फैला हुआ है, ये ऊपर वाला सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट यही है। अगर अपन को उत्तर से दक्षिण का विस्तार बताना है तो उसके लिए कौन सी रेखाओं का काम आएगी, अक्षांश रेखा काम आएगी क्या?
अगर अपन को उत्तर से दक्षिण का उसका किसी भी देश का किसी भी जगह का विस्तार बताना है तो क्या काम आएगा, अक्षांश रेखा ही काम आएगी ना। और यदि उसका पूरब से पश्चिम की तरफ विस्तार बताना है यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, तो फिर इसमें कौन सी रेखाएं काम आएंगी, देशांतर काम आएंगी। इसीलिए अपन लिखते हैं कि उत्तरी अक्षांश मतलब इतने डिग्री से लेकर के इतने डिग्री तो उत्तरी अक्षांश तक है, और इतने डिग्री पूर्वी देशांतर से इतने डिग्री पूर्वी देशांतर तक है, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो बस यही वाला कंसेप्ट और कुछ ही नहीं है, सीधी सी बात है। चले आगे। हाँ, दूसरे नंबर पे आती है आपकी समताप मंडल। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। समताप मंडल की खासियत क्या है कि इसमें तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होती है, इसमें तापमान लगभग स्थिर बना रहता है। क्या बना रहता है, स्थिर बना रहता है। होती है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। होती है लेकिन इतनी मात्रा में नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। हाँ भाई बोलो। हाँ, इसी में उगेगा, इसी में उड़ेगा, वही मैं लिखा रहा हूँ ना पढ़। हाँ हाँ, मैं उड़ा रहा हूँ यहीं पे, रुको, ठीक है। तो समताप मंडल में क्या है, तापमान लगभग स्थिर बना रहता है। इसकी अगर ऊंचाई की अपन बात करते हैं तो ऊंचाई कितनी है, 18 से लेकर के 50 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी, 18 से लेकर के 50 किलोमीटर। इसी में आपके जितने भी वायु मार्ग दिए जाते हैं, वायु मार्ग यहीं पर होते हैं, ठीक है। मतलब जो भी वायु मार्ग यानी कि हवाई जहाज वगैरह जो उड़ते हैं ना आप लोगों के, वो सब कहाँ पे उड़ते हैं, इसी पर समताप मंडल के अंदर उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी तो मौसमी संबंधी घटना घटित नहीं हो रही है, ठीक है। तापमान भी कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के शांति है। तो जहां पे शांति होगी वहीं पे वायु मार्ग जाएगा ना। हाँ है, बारिश वगैरह सब क्षोभ मंडल में, सारे क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है सारी कहाँ घटित होती है, क्षोभ मंडल में होती है। यहाँ कोई बारिश बादल ही नहीं है, ठीक है ना। ये बादलों से ऊपर उड़ते हैं, आप लोग भी देखते हो बादल नीचे दिखते हैं अपन को। कोई हवाई जहाज में बैठा होगा तो दिखे होंगे, नहीं बेटा बैठ के एक बार ट्राई तो कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ, लेके चलेंगे एक बार सब, पहले ट्रेन तो चला लो फिर वायु जहाज चलाएंगे अपन। पहले ट्रेन के ड्राइवर तो बन जाओ, फिर देखो एक एक स्टेप से चलते हैं अपन सब लोग। सबसे पहले क्या चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना, फिर मोटरसाइकिल, फिर गाड़ी आती है, फिर ट्रक बस चला लेते हो आप में से बहुत सारे। तुम लोग ट्रेन चलाओगे, बाद में कुछ ज्यादा करोगे तो बैठ जाना चलो भाई मार्ग में भी। हाँ भैया है, मैं तो छोड़ दूं मेरी तो। इसमें तापमान लगभग स्थिर बना रहता है, ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर है, वायु मार्ग यहीं पे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात इधर सुन लो, हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या हो गया, बैठ लिया भाई, ठीक है। इधर देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो अब, जो क्वेश्चन आ सकता है, ओजोन परत इसी लेयर के अंदर है, ठीक है। ओजोन परत जो स्थित है वो कहां पे, अगर इसकी अपन 10 किलोमीटर की हाइट छोड़ दें, अगर अपन इसकी 10 किलोमीटर की हाइट छोड़ दें यानी कि 28 किलोमीटर की अपन बात करें, तो लगभग 28 से लेकर के 50 किलोमीटर के मध्य में आपको कौन सी लेयर देखने को मिलती है, ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन परत, ओजोन परत इसी मंडल में स्थित है, ठीक है। और अगर बात करें ओजोन परत की खोज करने वाला कौन था, ठीक है, किसने अपन को बताया कि भैया ओजोन परत नाम की भी कोई चीज होती है, तो 1913 में एक आता है फेबरी चार्ल्स। कौन होता है, फेबरी चार्ल्स, फेबरी चार्ल्स। और एक और व्यक्ति होता है हेनरी बुसोन, हेनरी बुसोन। ये दो व्यक्ति थे, इन लोगों ने सबसे पहले अपन को बताया कि ओजोन परत नाम की भी कोई चीज होती है। कब की बात है, 1913 की है, क्लियर है। तो समताप मंडल के सारे फैक्ट क्लियर है। समताप मंडल में तापमान लगभग स्थिर बना रहता है, ऊंचाई 18 से 50 है, वायु मार्ग यहीं दिया जाते हैं, ओजोन परत इसी मंडल में स्थित है। ओजोन परत की खोज करने वाला कौन है, तो 1913 में फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन है,
क्लियर है? उतार लिया। ओजोन परत की ऊंचाई, देखो वैसे तो डॉप्सन में मापी जाती है, ओजोन परत की जो ऊंचाई मापी जाती है किसमें मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है, ठीक है। और लगभग 300 डॉप्सन जो होती है ओजोन लेयर की ऊंचाई मानी जाती है। 300 डॉप्सन, ठीक है। एक डॉप्सन का मतलब होता है कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे अगर अपन ओजोन गैस 1 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अपन किसी भी जो ओजोन परत के जो अणु हैं उन अणुओं को एक के ऊपर एक रखें और बीच में कुछ भी नहीं रखें, तो उसकी अगर 0.01 mm हाइट हो जाती है तो उसको एक डॉप्सन के बराबर माना जाता है, ठीक है। क्लियर है? चले आगे। हाँ, तीसरे नंबर पे कौन सा है आपका? मध्य मंडल, मध्य मंडल, मेजोस्फीयर, ठीक है। मध्य मंडल की अपन बात करते हैं तो ऊंचाई कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर। इसके अंदर एकाएक तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है, एकाएक तापमान में गिरावट कितनी आती है? एकाएक तापमान में इसमें गिरावट देखने को मिलती है। और उल्का पिंडों से रक्षा करता है, ये क्या करता है? उल्का पिंडों को नष्ट करती है, नष्ट करता है। क्लियर है? तीन बातें याद रख लो, ऊंचाई 50 से 80, एकाएक तापमान में गिरावट और उल्का पिंडों को नष्ट करता है। चौथे नंबर पे अपन बात करते हैं, कौन सा आता है? आयन मंडल। आयन मंडल को ही आयनोस्फीयर बोलते हैं। आयन मंडल के अंदर क्या क्या चीज है? पहली बात तो ऊंचाई कितनी है? 80 से 640 किलोमीटर, ठीक है। 80 से 640 किलोमीटर है। इसके अंदर रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन, ठीक है। लास्ट में पांचवी का सिर्फ नाम डाल के छोड़ दो, बहिर्मंडल। इसमें कुछ खास बात नहीं याद रखनी है आप लोगों को। 640 से ऊपर की जो हाइट है, हाँ, कहाँ पे? उल्का लिखा भैया, उल्का पिंडों को, हाँ ऊ है ये, हल्का नहीं है। हल्का तो ऐसे आता, ये तो ऐसा है। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छे से लिख देते हैं। हम्म, देखो उल्का पिंड वगैरह गिरते हैं जो कि वातावरण में अपने आप धीरे धीरे घर्षण वगैरह की वजह से क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी तक नहीं पहुंचते, पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। पहले तो ऊपर तो निर्वात होता है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन पृथ्वी के ऊपर वातावरण है, ठीक है, तो वातावरण में आता है तो फिर नष्ट होता है। गिर तो ऊपर से ही रहा है, हल्का फुल्का नष्ट हो रहा है, स्पीड वगैरह से सबसे घर्षण तो लगता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे यहाँ पे वायुमंडल मिलेगा इसको, वैसे ही नष्ट हो जाता है। गिर सकता है, गिरते ही है ना कभी कभी उल्का पिंड, छोटे आकर के मतलब बड़े साइज में गिरने लगे, लेकिन पृथ्वी पे आते आते घसटते घसटते छोटे साइज हो जाते हैं तो कोई इतना इफेक्टिव नहीं पड़ता, बहुत सारे गिरते हैं। हाँ, नक्की झील का ऐसे तो बोलते हैं देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद करके बनाई थी, नक्की झील इसलिए नाम पड़ता है उसका। ठीक है, लिख लिया? चल, हाँ भाई, देखो ये बातें अपन ने कर ली वायुमंडल से रिलेटेड। अब अपन को देखना है कि भाई पर्यावरण की अपन बात कर रहे हैं तो पर्यावरण कुछ संरक्षण के लिए कुछ ठोस कदम जो उठाए गए हैं अभी तक, वैश्विक संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो आवाज मत करो, यहां से देखो इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, थोड़ा सा याद रखने वाली बातें भी है ना। अपन बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की। पर्यावरण क्या? हाँ, हेडिंग है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों की अपन बात कर रहे हैं, तो वैश्विक संदर्भ में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं वो देखने हैं अपन को सबसे पहले तो, ठीक है। मतलब सब लोगों ने, सारे देशों ने मिलकर के कौन से कदम उठाए पर्यावरण की
बचाव करने के लिए या पर्यावरण के संरक्षण के लिए। क्लियर है? तो उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं 1972 की। कब की बात कर रहे हैं? 1972। ठीक है, तो विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन होता है। क्या होता है? विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन 1972। एग्जैक्ट डेट याद लिखनी है तो 5 जून 1972। ठीक है, 5 जून 1972 को एक सम्मेलन होता है जो कि आपका विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन है। पर्यावरण के लिए उठाए गए कदमों में सबसे पहला कदम अपन को देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, सुनो मेरी बात। इसमें सब लोग बैठ करके मीटिंग करते हैं, भैया पर्यावरण को किस तरीके से बचाना चाहिए, ठीक है, पर्यावरण के लिए क्या क्या अपन को कार्य करने चाहिए, वो सारी बातें इसके अंदर होती है। कब की बात है? 1972 की है। कब की है? 1972 की है। इसके बाद जो अगली मीटिंग होती है सभी देशों की, हाँ ये होता है भैया स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर पहली मीटिंग कहां हो रही है भैया? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर हो रही है। ठीक है, इसके बाद जो अगली मीटिंग होती है, ठीक है, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड जो सम्मेलन हुआ है, इसी प्रकार का दूसरा जो सम्मेलन होता है इसके 20 साल बाद होता है। कितने साल बाद होता है? इसके 20 साल बाद, यानी कि 1972 के 20 साल बाद, यानी कि 1992 की बात है। ठीक है, हाँ 1992 जो 1992 के अंदर सम्मेलन होता है, इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पृथ्वी सम्मेलन। तो दूसरे नंबर पे कौन सा होता है? पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? 1992 के अंदर होता है। क्लियर है? 22 अप्रैल को होता है। कब होता है? 22 अप्रैल को। इसीलिए 22 अप्रैल को तो अपन क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। और 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। क्लियर है? तो ये होता है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल 1992 में कौन सा होता है? पृथ्वी सम्मेलन। कहां पे होता है? रियो। रियो के अंदर होता है। रियो कहां पड़ता है? ब्राजील में पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? पृथ्वी सम्मेलन कहां पे हो रहा है? 1992 में हो रहा है, 22 अप्रैल को रियो के अंदर पृथ्वी सम्मेलन है। इसके 72 के 20 साल बाद हो रहा है। ठीक है, 20 साल बाद हो रहा है, इसलिए याद रख सकते हो 72 से 92 की। ठीक है, फिर इसके 10 साल बाद में जोहान्सबर्ग में भी कुछ इसी प्रकार का एक सम्मेलन होता है, लगभग 2002 में। और उसके अगले 10 साल बाद, यानी कि इस सम्मेलन के 20 साल बाद, जो 1992 में जो सम्मेलन हुआ है, इसके 20 साल बाद फिर से एक सम्मेलन होता है, जो कि कहां पे होता है? रियो के अंदर ही होता है। इसलिए इसको रियो 20 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रियो के अंदर भी पहले हो रखा है और उसके बाद 20 साल बाद हुआ है, इसलिए रियो 20 के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन को पढ़ना है जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसमें क्या क्या चीजें घटित हुई। इधर सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। सुन लो, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ है आपका, ठीक है, इस पृथ्वी सम्मेलन के अंदर क्या घटनाएं घटित हुई है उसको अपन को देखना है। तो पृथ्वी सम्मेलन में एक समझौता होता है सभी देशों के मध्य में, ठीक है, और समझौते को नाम दिया जाता है UNFCCC। क्या नाम दिया जाता है? UNFCCC। ठीक है, ये जो सम्मेलन होता है ये लागू होता है 1994 से। कब से लागू होता है? 1994 से लागू होता है। कब से लागू होता है? 1994 से होता है। इसका मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म सुनो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, मैं लिख भी दूंगा, यूनाइटेड, अरे तो सुन तो लो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लियर है? अब मैं लिख देता हूं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक समझौता होता है 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के तहत।
ठीक है। इस सम्मेलन के अनुसार क्या होता है कि भैया अपन को पर्यावरण संरक्षण के बारे में बातें करनी है, ग्रीन हाउस इफेक्टों के बारे में बातें करनी है, सभी चीजों के बारे में, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ओजोन परत संरक्षण, सारी चीजों के बारे में इसमें यहाँ पे बात करी जाती है। कार्बन क्रेडिट वगैरह, जब कार्बन उत्सर्जन को कम कैसे करना है, वो सारी बातें यहाँ पे की जाती है। और इसके अंदर ये बात तय की जाती है कि अभी 1994 के अंदर तो अपन ने समझौता लागू कर दिया 21 मार्च के दिन, ठीक है। लेकिन अपन को हर वर्ष यानी कि अगले साल यानी कि 1995 में हर वर्ष एक मीटिंग आयोजित की जाएगी। हर वर्ष क्या की जाएगी? एक मीटिंग आयोजित की जाएगी। उस मीटिंग को बोला जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP। इनकी जो मीटिंग होगी, इन देशों की जो मीटिंग होगी, उसको किस नाम से जाना जाएगा? COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। इसका नाम क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। COP की अपन बात कर रहे हैं। जो पहली मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग, COP फर्स्ट के नाम से रहता है, इसको ऐसे बोलते हैं COP1, COP2, COP3, ठीक है। अभी 2022 में लगभग 27 हो जाएंगे क्या? अगर 95 से स्टार्ट हुई तो 2022 में 27 और 2023 में 28, ठीक है, इतना ही होगा। तो COP फर्स्ट की अपन बात करते हैं। जो COP फर्स्ट होती है वो होती है बर्लिन में। कहां होती है? बर्लिन, जर्मनी के अंदर। कहां पे होती है? बर्लिन, जर्मनी के अंदर। कब होती है? 1995 में। कब होती है? 1995 में। क्लियर है? समझ में आया? नहीं आया? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मीटिंग हो रही है, अपन सबके सामने कोई एक समझौता कर लिया, समझौते के तहत हर साल एक बार मीटिंग करेंगे अपन। उस मीटिंग का नाम रहेगा COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और जो पहली मीटिंग हुई है वो बर्लिन के अंदर हो रही है। कब हो रही है? 1995 में हो रही है। अब आगो, तो पहले उर्दू में थोड़ी बोले यार, हिंदी में ही बोले। अच्छा, ठीक है। तो COP फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद में ये जो COP है, पहला तो ये हो गया। इसके बाद इसका तीसरा संस्करण जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट है यानी कि COP थर्ड की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? COP थर्ड। कब होगा ये आप मेरे को बताओगे जरा? 97 में होगा, क्योंकि 95 में एक हो गया, 96 में दूसरा होएगा और 97 में ये तीसरा हो रहा है, यानी कि 1997 में होगा। क्लियर है? कहां पे हुआ है? जापान के अंदर होता है। कहां पे होता है? क्योटो, जापान। क्योटो, जापान के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो सुनो। COP थर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योटो से नाम याद आया होगा कुछ आपके दिमाग में, किसी ना किसी के? नहीं आया? अभी आ जाएगा। इधर सुनो, क्योटो की अपन बात करते हैं तो इसमें ये जो तीसरी मीटिंग हुई है, इसमें फिर से एक समझौता होता है। तीसरी मीटिंग में फिर से एक समझौता होता है जिसको नाम दिया जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या नाम दिया जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योटो प्रोटोकॉल। कब होता है? 1997 में। कहां पे होता है? क्योटो जगह पे होता है। कहां पड़ता है? जापान के अंदर होता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योटो प्रोटोकॉल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो आपकी जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है, ठीक है, यानी कि कार्बन उत्सर्जन जो होता है उसको कम करने की बात करता है, ठीक है। यानी कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात कौन कर रहा है? क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने की ये बातें कर रहा है। क्लियर है? पर्यावरण को बचाव के लिए अपन आगे देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, वो सारी चीजें अपन डिटेल में देखेंगे, लेकिन हरित गृह प्रभाव भी अपन देखेंगे। तो अपन देख रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ठीक है। तो इसका संबंध किससे? कार्बन उत्सर्जन को कम करने से या ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने से है। क्लियर है? इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है कि मॉन्ट्रियल समझौता किससे रिलेटेड है? कौन सा? मॉन्ट्रियल समझौता। अभी मैं लिखा दूंगा। मॉन्ट्रियल समझौता का संबंध जो होता है वो ओजोन परत के अपक्षय से है, यानी कि ओजोन परत का जिन कारणों की वजह से क्षय हो रहा है उन कारणों को कम करना, ठीक है। वो कब होता है? वो 1987 के अंदर होता है। ये 97 में हुआ, इससे 10 साल पहले होता है वो, ठीक है। तो अभी अपन बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन के तहत एक मीटिंग हो रही है COP फर्स्ट, उसके बाद थर्ड होती है। थर्ड कहां पे होती है? क्योटो में होती है, जापान के अंदर। यहाँ पे एक वापिस समझौता होता है और ये समझौते का उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसेज को कम करना, ठीक है।
क्लियर है ना, किसी को डाउट थोड़ी है। ग्रीन हाउस गैसों को कम करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना। अगर अभी की अगर मैं बात करूं तो इस समय पे ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करता है? चाइना। इस समय पे कौन है? चाइना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? अमेरिका। और तीसरे नंबर पे आता है अपना देश भारत। ठीक है, अगर ईयू को सम्मिलित कर लिया जाए, ये तो अपन देशों की बात करी है, किसकी बातें करी है? देशों की। देशों में तो भारत तीसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन यूरोपीय संघ जिसकी अपन बात करते हैं, ईयू जानते हो ना, यूरोपीय संघ, यूरोपियन कंट्रीज का एक समूह है। अगर पूरे को एक साथ सम्मिलित कर लिया जाए तो ईयू को फिर तीसरे नंबर पे रखा जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा चाइना, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद में ईयू, उसके बाद में भारत। चौथे पे अगर ईयू को सम्मिलित करते हैं तो चौथे नंबर पे, अगर सिर्फ देशों की बातें अपन कर रहे हैं, एक एक सिंगल सिंगल देश की, तो फिर भारत तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, मैं यहां पे लिखवा भी देता हूं, कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश, कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पे तो आता है चाइना, चीन, दूसरे नंबर पे अमेरिका, और तीसरे नंबर पे आता है भारत। ठीक है, ये तो किसकी बात है? देशों की। अगर इसी में ईयू को सम्मिलित कर दोगे तो पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे यूरोपीय संघ, और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? भारत आ जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? है? हाँ, अब सुनो, इधर देखो, अपन बात कर रहे हैं सीओपी की। किसकी बात कर रहे हैं? सीओपी की। तो यहां से थोड़ा सा मैं करंट का एक टॉपिक और बता देता हूं कि अभी अगर बात करें 2022 की, यानी कि 27वीं जो सीओपी हुई थी वो तो कहां पे हुई थी, और 2023 में कहां पे प्रस्तावित है? 2023 वाली अभी नहीं हुई है, 2023 की कहां पे प्रस्तावित है? ये और क्वेश्चन हो सकता है आपके करंट से रिगार्डिंग आ जाए, तो मैं यहीं कहीं बता देता हूं। जो आपकी जो सीओपी 27वें नंबर की जो 2022 में हुई थी, वो तो हुई थी मिस्र के अंदर। कहां पे हुई थी? मिस्र के अंदर। और जो अभी प्रस्तावित है 2023 की, यानी कि COP 27 की बात कर रहा हूं, 2022 की, ये तो हुई थी मिस्र में। कहां पे हुई है? मिस्र के अंदर। और अपन बात करते हैं COP 28 की, तो ये होगी 2023 में। ये अभी प्रस्तावित है, हुई नहीं है। ठीक है, और कहां पे प्रस्तावित है? UAE में है। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, दुबई में होएगी, UAE में। हाँ, ये वाले अगर देशों के अलावा यूरोपीय संघ को इंक्लूड कर लिया जाता है तो पूरा यूरोपीय संघ तीसरे नंबर पे आ जाता है। क्या? सीओपी इंडिया में हुई है एक, इंडिया वाली यार मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है करंट के हिसाब से। वैसे एक इसमें जो इंपॉर्टेंट एक और आती है कि 21वीं कहां पे हुई है, जो एग्जाम में क्वेश्चन दो तीन बार घुमा हुआ है, वो दो है। हाँ, 13वीं हो सकती है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन जो आपको एक यहाँ से जो क्वेश्चन घूम रहा है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जो कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना कभी, तो वो क्वेश्चन के आने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसके अंदर से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, COP 21 2015 के अंदर होती है, वो होती है आपकी पेरिस के अंदर। ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, COP 21 पेरिस में होती है। भारत वाला एक बार चेक कर लेना, मेरे को याद नहीं है भैया ना। COP 21 2015 में पेरिस में होती है। ठीक है, आगे चले। हाँ हाँ, पीछे का तो उतार लिया ना। हाँ हाँ, आराम से उतार लो, कतई धीरे चल रहा हूँ भैया, ये उतार लिया है। कौन बोल रहा है स्पीड वाला, जो बताओ, हाथ खड़ा करना।
अभी कौन बोला इतनी स्पीड में? हाँ ये उतार लिया, ये उतार तो उतार। नहीं स्पीड में कतई नहीं चलेंगे भैया, आराम से बोल दिया करो, उतारने का पूरा टाइम मिलेगा, टेंशन मत लो। सर इसको एक बार समझा दो, किसको समझा दे भैया? विष्णु चौधरी बोल रहे हैं सर, इसको एक बार समझा दो। किस चीज को समझाना है एक बार बता दो मेरे को, मैं समझा दूंगा भैया। है मिस्र है भैया, ये मिस्री नहीं है। हैं? क्या चीज? एजेंडा 21 जो या करंट वाला मेरे को आइडिया नहीं है, मैं तो थोड़ा बहुत ये याद है मेरे को यार। करंट वाला मेरे को आइडिया नहीं है भैया। मेरे को दिमाग में नहीं है यार, है ना? मैं देख के बता दूंगा फिर कभी। ये उतार लिया क्या? चले आगे। देखो ये दो तो हो गए आपके, इसके बाद में तीसरे की अपन बात करते हैं, पर्यावरण सम्मेलन की ही। ये होता है 2002 में, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और एक चौथे नंबर पे होता है पर्यावरण सम्मेलन की 2012 के अंदर, रियो में होता है। और इसी का नाम दिया जाता है रियो 20। क्या नाम दिया जाता है? रियो 20 है। क्या हो गया था? 2002 के अंदर तो जोहान्सबर्ग में होता है दक्षिण अफ्रीका में, 1992 के 10 साल बाद। और 1992 के 20 साल यानी कि 2012 में रियो में फिर से होता है, इसलिए 20 साल बाद रियो में पहले हो रखा है, तो इसलिए इसका नाम रियो 20 है। हाँ यही सम्मेलन है जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, उन्हीं सम्मेलनों की अपन बात कर रहे हैं। ये तीसरी बार हुआ, ये चौथी बार है। ठीक है, पीछे कर देता हूं, समझ में नहीं आया तेरे, है ना? इधर देख, पहला हुआ 1972 में, दूसरा हुआ 1992 में। ठीक है, 1992 के 20 साल बाद यानी कि 2012, और इसके 10 साल बाद यानी कि 2002। तो 10 साल बाद तो दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ, और 20 साल बाद फिर यहीं पे होता है, इसलिए इसका नाम रियो 20 पड़ा। क्लियर है? क्या? नहीं नहीं, ये तो सीओपी होती है अब तो। ठीक है ना? और अपन बात कर ले, एक एक इंपॉर्टेंट और आ जाता है मॉन्ट्रियल समझौता। मॉन्ट्रियल समझौता भी देख लो। रियो देश का नाम है बेटा, रियो के अंदर होता है। रियो दक्षिण अफ्रीका, सॉरी ब्राजील के अंदर आता है। रियो तो जगह है, ब्राजील देश है ना? मॉन्ट्रियल समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता कब होता है? तो मॉन्ट्रियल समझौता होता है आपका 16 सितंबर 1987 में। कब होता है? 16 सितंबर 1987 में। इसका संबंध किससे है? ओजोन परत, ओजोन परत के संरक्षण से है। किससे संबंध है इसका? ओजोन परत के संरक्षण से इसका संबंध है। बातें नहीं, मॉन्ट्रियल समझौता का संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से है, जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह जो होते हैं ना, उनके उत्सर्जन को कम करने से है। यानी कि ओजोन डिप्लेंटिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको कम करने की बातें हैं। अपन जब ओजोन परत देखेंगे उसमें आपको और डिटेल में देख लेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रख लो ये कब होता है, और इसी की वजह से ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा आप लोग यहीं पे लिख सकते हो पर्यावरण दिवस, पर्यावरण
दिवस अगर आपसे पूछ ले तो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? परतों के छेद को पढ़ेंगे भैया, टेंशन मत ले। परतों में छेद नहीं होता है, परत की जो मोटाई होती है वो कम हो जाती है। ओजोन परत का छेद का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर आर पार छेद हो गया। जैसे कि 300 डॉप्सन थी, उसकी अपन हाइट मान करके चलते हैं, तो 300 डॉप्सन से घट करके 250 रह गई, 200 रह गई, इस तरीके से हो जाती है। लेकिन ओजोन परत का जो बनना और टूटना का जो क्रम होता है वो नेचुरल प्रोसेस होता है। तो ओजोन परत में आपने छेद तो कर दिया, लेकिन वापस से वो भर भी जाती है। ठीक है ना, वापस से दोबारा से भर भी जाती है। ओजोन परत का छेद पूर्ण रूप से नहीं भरा, लेकिन बीच में भर भी गया था। ठीक है, वो वापस मतलब ऐसे होता है, जो बसंत ऋतु आती है ना, यानी कि लगभग जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक की बात आती है, तो उस समय पे सबसे ज्यादा इसके अंदर मात्रा जो रहती है इसकी ऊंचाई में, वो सबसे ज्यादा छेद देखा जाता है इसके अंदर, बसंत ऋतु के अंदर। ठीक है, सबसे पहले जो देखा गया था 1985 में देखा गया था। मॉन्ट्रियल समझौता कनाडा में हुआ है बेटा, ये हुआ है कनाडा। मॉन्ट्रियल समझौता कनाडा में हुआ है। लिख लिया क्या? चले आगे। देखो, ये तो अपन ने बातें करी है किससे संबंध में? वैश्विक संदर्भ में। अब अपन करते हैं भारत के संदर्भ में। तो देखो, अपन ने बात करी 1972 की, तो 1972 की डेट को याद रख लो आप लोग। इधर सुनो, 1972 से स्टार्ट किया अपन ने, यहाँ पे भी 1972 से स्टार्ट करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कौन सा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1972 के अंदर। याद रहेगा, वहां पे 72 था, यहाँ पे भी 72 है। 72 के अगले साल ही, यानी कि 72 के जस्ट अगले साल टाइगर प्रोजेक्ट आता है। क्या आता है? टाइगर प्रोजेक्ट। कब आता है? 1973 के अंदर आता है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है? इसी के जस्ट अगले साल आ जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अपन बात करते हैं, तो 1985 में इसकी स्थापना की जाती है। मतलब एक मिनिस्ट्री बनाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या बनाई जाती है? एक मिनिस्ट्री बनाई जाती है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नाम से। कब बनाई जाती है? 1985 में। इसकी अगले साल ही एक अधिनियम आ जाएगा, जब मंत्रालय बन गया तो फिर अधिनियम भी आएगा, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम कब आ जाएगा? अगले साल ही आ जाए, 1986 के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा वन नीति, वन नीति जो दी जाती है वो दी जाती है 1988 के अंदर दी जाती है। इसके अलावा आता है जैव संरक्षण अधिनियम। जैव संरक्षण अधिनियम 2002 में। कब आता है? 2002 के अंदर आता है।
जल नीति भी कब दी जाती है? 2002 के अंदर। पर्यावरण नीति कब दी जाती है? पर्यावरण नीति 2004 के अंदर। ठीक है। वन नीति 1988 है। अरे मैं दिखवा रहा हूं, टेंशन मत ले। आप क्या? नहीं नहीं, तू क्या? 1988 है। विष्णु चौधरी कह रहे हैं प्रोटोकॉल समझ नहीं आया। क्योटो प्रोटोकॉल समझ नहीं आया बेटा। क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है, मैंने आपको बताया था, जो पृथ्वी सम्मेलन होता है, पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 के अंदर। कब होता है? 1992 के अंदर। उसी के तहत एक समझौता होता है UNFCCC। ठीक है। UNFCCC के तहत इनकी हर साल एक मीटिंग करने की बात तय होती है कि भाई अपन हर साल क्या करेंगे, एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग का नाम दिया जाता है COP, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और COP जो पार्टीज होती है उसकी पहली मीटिंग तो होती है आपकी बर्लिन में, और जो तीसरे नंबर की मीटिंग होती है 1997 के अंदर, वो होती है जापान के अंदर। क्योटो प्रोटोकॉल, मतलब क्योटो जगह पे होती है। तो यहाँ पे फिर से एक समझौता होता है, उसका नाम दिया जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। जो कि क्यों है? हरित गृह प्रभाव, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज की अपन बात करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने की, कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात की जाती है इसी के अंदर। लिख लिया? आज का तो टाइम हो गया, कोई बात नहीं, कल पढ़ेंगे फिर बाकी चीज। ठीक है ना? आज सही लिखा, उतारने का टाइम मिला, खूब बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं आई? आ रही हो तो 2 मिनट और बच रही है, अभी बता दो।